नमस्कार दोस्तों, मैं आशित त्यागी युग करवट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, खबरों का पोस्टमार्टम शुरू करेंगे एक दुख भरी खबर से। भारतीय पत्रकारिता जगत का एक दीपक आज बुझ गया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय से हजारों लोगों के अरमानों पर पानी फिर गया है। सीबीआई की जांच की मांग को लेकर अंकिता भंडारी के परिजन कोर्ट पहुंच गए हैं और बाबा ने अब सन्यासियों की फौज तैयार करने का फैसला किया है। देश के वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रताप वैदिक का आज निधन हो गया है। वेद प्रताप वैदिक ने 78 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। देश के पत्रकारिता के एक बहुत बड़ा चेहरा थे। वर्ष 2014 में आतंकी हाफिज सईद का इंटरव्यू लिया था, उसके बाद देश भर में कोहराम मचा था। वेद प्रताप वैदिक का जन्म 1944 में इंदौर में हुआ था। उन्होंने बहुत कम आयु में 1958 में पत्रकारिता शुरू कर दी थी। वे देश के बड़े पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक थे। उन्होंने नवभारत टाइम्स और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों के साथ काम किया है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पीएचडी की थी। वेद प्रताप वैदिक अनेक भारतीय और विदेशी शोध संस्थानों और विश्वविद्यालयों में विजिटिंग प्रोफेसर रहे हैं। 1957 में मात्र 13 साल की उम्र में हिंदी के लिए सत्याग्रह किया था और जेल गए थे। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर अपना शोध ग्रंथ हिंदी में लिखा। इस वजह से स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ ने उनकी छात्रवृत्ति रोक दी थी और जेएनयू से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। इस मुद्दे पर वर्ष 1966-67 में भारतीय संसद में ज़बरदस्त हंगामा हुआ था। उसके बाद इंदिरा गांधी सरकार की पहल पर नियमों में बदलाव किया गया और उन्हें वापस लिया गया। युग करवट परिवार वेद प्रताप वैदिक जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। युग करवट समाचार पत्र में आप नियमित कॉलम पढ़ते हैं। तीसरी आंख जिसका नाम है, जिसे युग करवट के एडिटर चीफ सलामत मियाँ लिखते हैं। उन्होंने आज क्या लिखा है ये मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। सलामत जी लिखते हैं कि पहली बार सरकारी तौर पर धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजनों में सरकार ने दिलचस्पी ही नहीं दिखाई, बल्कि बाकायदा सरकारी तौर पर आदेश भी जारी हुआ और कमिश्नर और जिलाधिकारी को निर्देशित किया गया है कि नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती और भगवान श्री राम के जन्मदिन रामनवमी पर अखंड रामायण का पाठ कराया जाएगा। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा। इन कार्यक्रमों में महिलाओं और बालिकाओं के विशेष रूप से सहभागिता कराई जाएगी। प्रमुख सचिव संस्कृति मुकेश मिश्राम की ओर से प्रदेश के सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को इस संबंध में निर्देश भेजे गए हैं। साथ ही प्रदेश सरकार की ओर से इन आयोजनों के लिए हर जिले को 1-1 लाख रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। ऐसा पहली बार हुआ है। जाहिर है योगी सरकार के इस फैसले से लोगों में जरूर खुशी दिखाई देगी, क्योंकि कम से कम एक मुख्यमंत्री तो ऐसा आया है जिसने खुलकर ऐसे आयोजनों के लिए सरकार का खजाना खोला है, वरना पहले ऐसे आयोजनों के लिए अनुमति मिलने में भी काफ़ी परेशानी होती थी। सलामा जी लिखते हैं कि हालांकि सरकार बने हुए कई साल हो गए और ये योगी का दूसरा कार्यकाल है, लेकिन इससे पहले सरकार ने इस बारे में नहीं सोचा था। हो सकता है 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये कदम उठाया गया हो और ये एहसास कराने की कोशिश की गई है कि योगी है तो सब कुछ मुमकिन है। जो भी हो, योगी सरकार के इस फैसले से विपक्ष को जरूर कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। अब यदि योगी सरकार के इस फैसले का विपक्ष ये कहकर विरोध करता है कि यह लोकतांत्रिक देश है, यहाँ सभी धर्मों के लोग रहते हैं, सभी अपने अपने तरीके से आयोजन करते हैं, क्या सरकार सभी धर्मों के लोगों के कार्यक्रमों के लिए सरकारी धन देगी? मतलब कुछ भी मुद्दा विपक्ष को उठाता है तो वो अपने आप में ही घिर जाएगा। यदि इन बातों को लेकर सरकार को कोई घिरता है तो फिर वो हिंदू विरोधी साबित किया जाएगा, माना जाएगा। खामोश रहता है तो भी उसकी परेशानी बढ़ेगी, क्योंकि लोग यही कहेंगे कि इससे पहले की सरकारों ने कभी इस बारे में कोई हिम्मत नहीं की। बहरहाल योगी सरकार का ये नया फैसला जरूर विपक्ष की गले की हड्डी बनेगा। इसके लिए गर्म दूध हो गया है, न पी सकता है, न छोड़ सकता है, न निगल सकता है। बहरहाल ये फैसला ज़रूर अपने आप में विपक्ष के लिए गर्म दूध साबित होगा। ये आज का युग करवट में तीसरी आंख कॉलम में लिखा गया था। अब मैं आपको बताता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने कैसे हजारों लोगों के अरमानों पर पानी फेर दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने आज भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों के लिए यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन से अतिरिक्त मुआवजे की मांग या दावा करने वाली केंद्र सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि सेटलमेंट को केवल धोखाधड़ी के आधार पर रद्द किया जा सकता है, लेकिन भारत सरकार ने धोखाधड़ी का कोई भी आधार नहीं दिया है। न्यायमूर्ति एस के कौल, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति एस
ओका, न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति जे.के. महेश्वरी की पीठ ने कहा कि केंद्र की याचिका का कानूनी सिद्धांत में कोई आधार नहीं है। केंद्र सरकार ने अपनी याचिका में कहा था कि वर्ष 1989 में जब सुप्रीम कोर्ट ने हर्जाना तय किया था तब 2,05,000 पीड़ितों को ध्यान में रखा गया था। इन वर्षों में गैस पीड़ितों की संख्या 2.5 गुना से बढ़कर 5.74 लाख से अधिक हो चुकी है। ऐसे में हर्जाना भी बढ़ाया जाना चाहिए। यदि सुप्रीम कोर्ट हर्जाना बढ़ाना की बात मान जाती है तो इसका लाभ भोपाल गैस पीड़ितों की जो संख्या है हज़ारों में, उन सबको मिलता। पूरा मामला क्या है आपको बता दूं। भोपाल गैस हादसे के 39 साल बाद सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस एस.के. कौल की संविधान पीठ ने 1989 में तय की गई 725 करोड़ रुपए हर्जाने के अतिरिक्त 675.96 करोड़ रुपया हर्जाना देने की याचिका पर यह फैसला दिया है। ये याचिका केंद्र सरकार ने दिसंबर 2010 में लगाई थी और 12 साल बीतने के बाद इस पर फैसला आया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में डाउ केमिकल्स यूनियन कार्बाइड को खरीदने वाली कंपनी ने साफ कर दिया था कि वह एक भी रुपया देने के लिए तैयार नहीं है। वर्ष 1984 2 और 3 दिसंबर की रात को यह हादसा हुआ था। उस दिन अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन की भारतीय सहायक कंपनी के कीटनाशक बनाने के प्लांट में से 40 टन मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। इसका नतीजा यह हुआ कि अत्यंत जहरीली मिथाइल आइसोसाइनेट गैस हवा में घुल गई। जहरीली गैसों का गुब्बार उठा, उसने पूरे इलाके को अपने में घेर लिया। कई लोग तो सोते हुए ही मर गए। मध्य प्रदेश सरकार के अनुमान के मुताबिक 3,787 लोगों की मौत हुई थी, जबकि इससे प्रभावित लोगों की संख्या 5 लाख से अधिक है। 7 जून 2010 को भोपाल की एक अदालत ने कंपनी के 7 अधिकारियों को दोषी माना था। 2 साल की सजा सुनाई थी, लेकिन सभी को तुरंत जमानत पर रिहा कर दिया गया था। उस वक्त यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन के अध्यक्ष वॉरेन एंडरसन को मुख्य आरोपी बनाया गया था, पर एंडरसन हादसे के कुछ घंटे बाद ही विदेश भागने में कामयाब हो गया। 1 फरवरी वर्ष 1992 को भोपाल की कोर्ट ने एंडरसन को फरार घोषित कर दिया था। एंडरसन के खिलाफ कोर्ट ने 1992 और 2009 में 2 बार गैर जमानती वारंट भी जारी किए थे, पर उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सका। बताया जाता है कि साल 2014 में एंडरसन फ्लोरिडा में गुमनामी की मौत मर गया। हम बताते हैं कि भारत में कैसे एक बाबा सन्यासियों की फौज तैयार करने की बात कर रहा है। योग गुरु स्वामी रामदेव ने देश के युवाओं को सन्यासी बनने का निमंत्रण दिया है। उन्होंने इसके लिए बाकायदा अपने सोशल मीडिया अकाउंट से जानकारी शेयर की है और अखबारों में भी विज्ञापन दिया है। बाबा रामदेव ने इसमें बताया है कि सन्यासी बनने की चाहत रखने वाले युवक और युवतियों को किन शर्तों को पूरा करना होगा। इसके लिए संन्यास महोत्सव का आयोजन होगा, जो 22 मार्च से शुरू होकर रामनवमी यानी कि 30 मार्च तक चलेगा। इसके लिए 12वीं ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट युवा अप्लाई कर सकते हैं। बाबा रामदेव के पोस्टर में कहा गया है कि किसी भी जाति और समुदाय में पैदा हुआ साधारण और आम मनुष्य बड़ी बड़ी क्रांतियां कर सकता है, बस वह पराक्रमी और प्रचंड पुरुषार्थी हो। बाबा रामदेव ने युवाओं से रामनवमी पर पतंजलि आने और उनसे दीक्षा लेकर सन्यासी जीवन व्यतीत करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यूथ पतंजलि विश्वविद्यालय में आकर शिक्षा दीक्षा हासिल करें और अपने अंदर महान ऋषियों जैसा व्यक्तित्व पैदा करें। पोस्टर में यह भी कहा गया है कि किसी भी जाति और प्रांत के माता पिता अपने प्रतिभावान बच्चों को शिक्षा दीक्षा लेकर कुलवंश का नाम रोशन करने के लिए स्वामी रामदेव के पास संन्यास के लिए भेज सकते हैं। ये बच्चे सनातन धर्म के लिए समर्पित होंगे। इसमें यह भी कहा गया है कि अगर कोई युवा अपनी मर्जी से संन्यास लेने के लिए आना चाहता है और उसके माता पिता अज्ञानता या मोह के कारण उसे समझ नहीं पा रहे हैं, तो माता पिता की अनुमति के बिना भी पतंजलि योगपीठ आ सकते हैं। स्वामी रामदेव और महर्षि दयानंद जैसे ज़्यादातर सन्यासी इसी तरह से तैयार हुए हैं। बाबा रामदेव ने दावा किया है कि पतंजलि विश्वविद्यालय से योग में BA MS BYNS के साथ साथ दर्शन शास्त्र, वेद शास्त्र, व्याकरण सहित संस्कृत और साहित्य में भी BA और MA किया जा सकेगा। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के यमकेश्वर स्थित गंगा भोगपुर स्थित वनंतरा रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य और उसके 2 अन्य साथियों ने रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की 18 दिसंबर को हत्या कर दी थी। ये मामला पिछले साल का है। मामला सामने आने के बाद रिजॉर्ट मालिक ने ही अंकिता भंडारी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके बाद 19 साल की अंकिता का शव 24 सितंबर को ऋषिकेश के नज़दीक चिल्ला नहर से बरामद किया गया था। इस मामले में नया क्या है वो आपको बता देता हूँ। इस हत्याकांड में पीड़ित परिवार ने CBI जांच की मांग की है। उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। कहा गया है
कि वे एसआईटी की जांच से संतुष्ट नहीं हैं। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्य सरकार को एक नोटिस जारी कर दिया है। सीबीआई जांच की मांग पर ही वो नोटिस जारी किया गया है। अब सरकार के जवाब पर आगे की जांच निर्भर करने वाली है। हाईकोर्ट ने इस मामले में सीबीआई की जांच से इनकार कर दिया था, लेकिन परिवार ने उसी आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। ये था आज का खबरों का पोस्टमार्टम। अब आज का बुलेटिन। 11 मार्च को हुई मासूम लड़की की हत्या के केस का खुलासा कर दिया गया है। लड़की की हत्या उसी के फूफा ने की थी। शव को फूफा के दोस्त ने ठिकाने लगाया था। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। फूफा ने मासूम लड़की से दुष्कर्म भी किया था। पुलिस की गिरफ्त में खड़े इन लोगों को आप दरिंदा कहें या राक्षस, जो भी शब्द इस्तेमाल होगा छोटा ही होगा। इनमें से एक अजय भाटी ने अपनी 4 साल की मासूम भतीजी के साथ एक नहीं कई बार दुष्कर्म किया, और जब उसे लगा कि मासूम लड़की उसकी पोल खोल देगी तो इसने उसकी हत्या कर दी। अजय भाटी, जिसने इस बच्ची को गोद लिया था, उसने इस बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद इसकी हत्या कर दी तथा शव को घर में छुपा दिया। उसके पश्चात इसने बच्ची के गायब होने का नाटक रचा। इसके बाद लाश को ठिकाने लगाने के लिए अपने दोस्त नीरज को बुलाया। नीरज ने भी मानवता नहीं दिखाई और लड़की के शव को पंचशील कॉलोनी में झाड़ियों में फेंक आया। बच्ची की हत्या इसने 11 तारीख को ही कर दी थी। शव को उस समय घर में ही छिपा के रखा था। दोपहर में इसने ये नाटक रचा कि बच्ची गायब हो गई है तथा इसने इस तरह से अपने पत्नी को, अपने आसपास के लोगों को ले करके उसकी बच्ची को ढूंढने का नाटक करता रहा। रात्रि में इसने अपने एक दोस्त नीरज यादव के साथ मिलकर उस बच्ची के शव को ले जाके पास के एक जंगल में फेंक दिया। दरअसल बच्ची अजय के रिश्ते के साले की बेटी थी। उसके साले का निधन हो गया था। बच्ची की माँ पागल हो गई थी। तब अजय की पत्नी बच्ची को पालने के लिए अपने पास ले आई थी, मगर अजय भाटी की वासना ने रिश्तों को कलंकित कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, क्यू करवट। गाजियाबाद के प्रभारी मंत्री असीम अरुण ने जिले के कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। सबसे पहले उन्होंने मुरादनगर में एक सामुदायिक केंद्र का शिलान्यास किया। उसके बाद जिला मुख्यालय पहुंचे। यहाँ उन्होंने नगर निगम को 5 वाहन और 2 क्रेन सौंपी। इसके लिए पुलिस बल भी दिया गया है। ये अतिक्रमण हटाने में इस्तेमाल होगा। असीम अरुण गाजियाबाद के प्रभारी मंत्री हैं। आज इन्होंने गाजियाबाद में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। सबसे पहले मुरादनगर में एक सामुदायिक केंद्र का शिलान्यास किया। उसके बाद कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहाँ उन्होंने अतिक्रमण हटाने के लिए नगर निगम को 5 वाहन सौंपे। इसके अलावा 2 क्रेन भी वाहन टो करने के लिए दी गई। वाली मुख्यमंत्री जी ने बनाई, पहले 2 फिर 2 अब 3 ऐसे करके मुझको भी कानपुर में कमिश्नरेट चीफ बनने का सौभाग्य मिला। ये व्यवस्था इसलिए है कि हम लोग बेहतर कानून व्यवस्था दे पाएँ। जो पिछले 5 वर्षों में काम हुआ, अब उसको अगर अगली ऊंची उड़ान देनी है तो उसके लिए संस्थागत परिवर्तन की आवश्यकता थी, जिसमें गाजियाबाद का पुलिस कमिश्नर बना। मैं ये भी स्पष्ट करना चाहूँगा कि इसको पूर्व की सरकारों ने गलत तरीके से लिया, एक टर्फ वॉर के रूप में कि IAS अफसर नाराज़ हो जाएंगे, ऐसी बात सोच सकते नहीं। आप देखिए, आज मेरे इधर IAS खड़े, इधर IPS खड़े, दोनों मिलकर के एक टीम बना रहे हैं। किस लिए? क्योंकि ये कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं था। ये मुद्दा गुड गवर्नेंस का था। योगी जी ने इसको समझा, गुड गवर्नेंस के मुद्दे पे उन्होंने कमिश्नरेट बनाई और कमिश्नरेट में म्यूनिसिपल कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिस खूबसूरती के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ये आपके सामने है। और हमारा नगर अच्छा हो रहा है, हमारे नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं, तो हमारे देश की पूर्ति है। मंत्री असीम अरुण ने कहा कि प्रदेश सरकार हर शहर के लिए अलग योजना बना रही है। उन्होंने कहा कि कमिश्नरेट बनने के बाद नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस बेहतर तालमेल से काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, क्यू करवट। गाजियाबाद नगर निगम में संभव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें अनेक लोगों ने अपनी समस्याएं दर्ज कराईं। सबसे ज़्यादा समस्याएं स्ट्रीट लाइट और पीने के पानी की आई थी। कुछ समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण भी किया गया है। गाजियाबाद नगर निगम में आज संभव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी समस्याएं रखी। इस दौरान लोगों ने अनेक समस्याएं दर्ज कराईं। ये कार्यक्रम 2 बजे तक चला। दरअसल प्रत्येक मंगलवार को संभव कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। संभव कार्यक्रम में नगर आयुक्त नितिन गौड़ भी शामिल हुए। अपर नगर आयुक्त शिवपूजन यादव, उद्यान प्रभारी डॉक्टर अनुज सिंह, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी डॉक्टर संजीव सिन्हा, चीफ इंजीनियर NK चौधरी ने समस्याएं सुनी। इस दौरान लोगों ने पानी के पीने की सप्लाई में आ रही किल्लत, सीवर लाइन के जाम होने,
आवारा कुत्तों, अतिक्रमण और स्ट्रीट लाइट की शिकायतें की। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन ने जिलाधिकारी आर.के. सिंह को ज्ञापन दिया है। एसोसिएशन का आरोप है कि कुछ स्कूल अभिभावकों पर जबरन महंगी किताबें खरीदने का दबाव बना रहे हैं, जबकि ऐसा करना शिक्षा कानून के विरुद्ध है। गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन को लगातार अभिभावकों से शिकायत प्राप्त हो रही थी कि जो ज़िले के निजी स्कूल संचालक हैं वो लगातार अभिभावकों पे अपने ही स्कूल से किताब कॉपी खरीदने और कॉपियों पे लोगो लगा के और उसके साथ स्टेशनरी खरीदने के लिए भी व्यवस्था कर रहे हैं। अगर कोई अभिभावक स्कूल से कॉपी या स्टेशनरी नहीं खरीद रहा है तो उनको आगे की किताब नहीं दी जा रही हैं। इसी को लेकर आज हम जिलाधिकारी जी को ज्ञापन देने के लिए जिलाधिकारी कार्यालय पर आए हैं और हमने अभी ज्ञापन उनको दिया है और हमने गुहार लगाई है कि इस व्यवस्था पर रोक लगाई जाए। राजगढ़ एक्सटेंशन की चार्म्स कैसल सोसाइटी में एक बच्ची को अगवा करने की कोशिश की गई, मगर समय रहते लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया और बच्ची को बचा लिया। आरोपी पुलिस हिरासत में है। कल दिनांक 13 मार्च की रात्रि को थाना नंदग्राम को सूचना प्राप्त हुई कि राजनगर एक्सटेंशन स्थित एक सोसाइटी चार्म्स कैसल में पार्क में खेल रही एक छोटी बच्ची को किसी युवक के द्वारा उठाने का प्रयास किया गया है। उक्त सूचना पर थाना नंदग्राम पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची तथा उक्त युवक को हिरासत में लिया गया। उक्त युवक ने पूछताछ में अपना नाम रतन सन ऑफ लजपाल बताया, जो कि मूलतः बदायूं का रहने वाला है और 2 दिन पहले अपने घर से बिना बताए यहाँ पर आ गया था। आज माता शीतला की पूजा की गई, जिसे बसोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। महिलाओं ने बासी पकवान से माता शीतला को भोग लगाया और बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। शहर में आज जगह जगह शीतला माता का पूजन धूमधाम से किया गया। महिलाओं ने बासी पकवानों से माता को भोग लगाया और बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। ऐसा माना जाता है कि माता शीतला के पूजन से त्वचा संबंधी गंभीर बीमारियों से मुक्ति मिलती है। साथ ही बुखार, खसरा, चेचक, आंखों के रोग की समस्या का भी नाश होता है। शीतलता देने वाली माँ को इसलिए ठंडे भोजन का प्रसाद अर्पित किया जाता है। आज सुबह 4 बजे से ही माता के मठों में पूजा के लिए भीड़ लगनी शुरू हुई थी। पक्का तालाब स्थित शीतला माता मठ, पटेल नगर स्थित केसरी माता मठ के अलावा शहर के कई क्षेत्रों में माता के मठों में महिलाओं ने पूजा कर अपने बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद के मसूरी थाना पुलिस को किसी ने सूचना दी कि गाड़ी में कुछ गायों को ले जाया जा रहा है अवैध तरीके से। पुलिस ने गाड़ी को रोककर चेक किया, सभी कागजात सही पाए गए, गायों का स्वास्थ्य भी अच्छा पाया गया। सूचना झूठी निकली। कल दिनांक 13 मार्च रात्रि करीब 10 बजे थाना क्षेत्र मसूरी में एक सूचना मिली, जिसमें 2 ट्रक में अवैध तरीके से गायों का ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था। ये सूचना मिली। पुलिस ने मौके पे जाके ही उनके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर लिए। इसमें ये पाया गया कि ये डॉक्यूमेंट्स पूरे वैलिड थे। उसके बाद डॉक्टर को बुला के पूरे गायों का और ट्रक का चेकिंग किया गया, जिसमें किसी भी प्रकार की पशु क्रूरता नहीं पाई गई। जिसने सूचना दी थी वो आवेदक की भी संतुष्टि हो गई है और इस प्रकरण में पुलिस आगे की जांच करके विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों को देखने के लिए देखिए युग करवट चैनल और विस्तृत रूप से खबरों के बारे में जानने के लिए पढ़िए युग करवट समाचार पत्र। युग करवट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। नमस्कार।